हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियाक। माय नेम इज़ हिमांशी। हम जो है अभी आप सभी को पता है कि हमने पॉलिटी की नई सीरीज़ को शुरू किया हुआ है। इसके पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम सभी कंटेंट्स को कौन से कंटेंट्स को जो है डिस्कस करेंगे। तो उसी चीज़ का जो है आज पहला सेशन है जहाँ पे हम कहना चाहिए ये लेक्चर 2 है ऑफ द पॉलिटी सेशन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ या फिर हमारा जो संविधान है उसे बनाने की जो प्रक्रिया थी या जो प्रोसेस था उसे हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, जो संविधान की सभा है, उसे किस तरीके से लागू किया गया, उसने क्या क्या चीज़ें की, किस तरीके से लागू किया गया, हर एक चीज़ जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे, पूरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और बाय द एंड ऑफ दिस सेशन हम एक Q&A सेशन रखेंगे। देखिए ये जो Q&A का सेशन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम यूजुअली पढ़ तो लेते हैं टॉपिक, पर क्या होता है कि यूजुअली हम भूल जाते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा, किस तरीके से पढ़ा, सारे पॉइंट्स हमें रिवाइज करने के लिए ये सेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। सो विद दैट लिटिल इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। देखिए हम सभी को पता है कि बिफोर 1947 हम जो है इंडिपेंडेंट नहीं थे, हम जो है ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। ब्रिटिशर्स का राज था हमारे इंडिया पे। तो इस वजह से क्या था कि हमारे पास अपनी कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं थी या फिर ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जिसे हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये बोल दे तो ये लॉ हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसके ऊपर हम डिपेंड कर सके। इसलिए एक संविधान बनाना या फिर एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाना ज़रूरी समझा गया, जिससे अल्टीमेटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और जिसे हम बोल सकेंगे कि ये हमारे इंडिया का लॉ है और अब हम ब्रिटिशर्स की नहीं बल्कि इस लॉ की मानेंगे। तो इसी चीज़ के बारे में हम इस संविधान के बारे में यहाँ पे इस पूरे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहले ऐसा कौन सा इंसान था, पहले ऐसे कौन से लीडर थे कि हाँ भाई हमारे पास एक अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या फिर संविधान सभा जो है होनी चाहिए। ओके, तो मिस्टर एम एन रॉय ये हमारे काफ़ी फेमस एक लीडर थे। 1934 में ये आइडिया दिया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली खुद की बनानी चाहिए। तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहली बार ये आइडिया किसके पास आया था। तो ये इस तरीके के जो सवाल हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। विथ द प्रोसेस मैं आपको बताते जाऊंगी कि हाँ इस तरफ पे या फिर इस पॉइंट पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब दूसरा हम देखेंगे कि भाई आइडिया तो आ गया, पर वहाँ पे उस जमाने में आप सभी को पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी हमारे पास, INC, जो कि सबसे बड़ी एक पार्टी थी जिनके डिसीजन से ही हमारे जो है सारे बाकी पॉलिटिकल प्रोसेस लिए जाते थे। तो मिस्टर एम एन रॉय के ये आइडिया देने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में ऑफिशियली डिमांड किया कि भाई हाँ भाई हमें भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस ईयर में ऑफिशियली डिमांड किया था एक संविधान सभा। तो 1935 आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहूंगी। देखिए ये पूरा जो सेशन है ये पॉलिटी का तो ज़रूर है, पर आप सभी को पता है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता है जो दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी ये सभी थोड़े बहुत इंटरमिक्स्ड है। तो अगर आपको एक की कहानी समझनी है तो दूसरे को भी थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। तो पहले हम बैक जाते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं टू 1927। 1927 में हमको पता है कि साइमन कमीशन आया था। ठीक है, मिस्टर साइमन कमीशन ये इसके हेड थे। ये कमीशन हमारे इंडिया में क्यों आई थी? क्योंकि इनका कहना था कि हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है ये उस टाइम ब्रिटिशर्स का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो साइमन थे, मिस्टर साइमन, ये यहाँ पे आए थे ये बताने के लिए कि हाँ इस जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें किस तरीके के बदलाव करने चाहिए जिससे हमारे इंडियंस को बेनिफिट मिले। कहने का मतलब कि और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने चाहिए उस चीज़ का डिस्कशन करने ये आ रहे थे यहाँ पे। हमारे जो इंडियंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे इस बात से कि हमारे जो ये कमीशन है उसमें किसी भी इंडियंस को जो है नहीं लिया गया है। इसमें कोई भी इंडियन जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, किसी भी इंडियन को जो है इस कमीशन का भागीदारी नहीं बनाया गया था। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आक्रोश थी, काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्सा था हम सभी इंडियंस में। और इतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया, इतनी ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट और प्रोसेशंस होने लगे कि काफ़ी हमारे जो फेमस लीडर थे लाला लाजपत राय जी, इन्हें जो है इन पे काफ़ी ज़्यादा लाठीचार्ज किया गया और उसकी वजह से जो है इनकी डेथ हो गई थी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा आक्रोश हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और फिर चल के ये बात आई कि इन्होंने कहा कि भाई हम तो तुम्हारे भले के लिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, तो क्या तुम में इतना दम है, तुम कह रहे हो कि हाँ एज एन इंडियन तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, पर क्या तुम इतनी हिम्मत रखते हो एज इंडियंस कि तुम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सको। ठीक है, तो इस हिम्मत को या फिर इस चीज़ का जवाब देने के लिए हमने इंडियंस ने क्या है पार्टिसिपेट किया और हमने हाँ बोला कि हाँ हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन आपको बना के दिखाएंगे।
तो इसी चीज़ को रिपोर्ट करते हुए, इसी चीज़ के बारे में दिखाते हुए नेहरू रिपोर्ट आई हमारी 1928 में। नेहरू रिपोर्ट इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहला अटेम्प्ट एज इंडियंस हमने कौन सा सबसे पहला अटेम्प्ट लिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंडियंस की तरफ से सबसे पहला अटेम्प्ट था ये नेहरू रिपोर्ट। इसके जो हेड थे वो थे मिस्टर मोतीलाल नेहरू, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या है इस रिपोर्ट को दिया और उसने उन्होंने जो है एक तरीके का आइडिया दिया कि हाँ हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब इसमें खास बात ये आई कि इस नेहरू रिपोर्ट में एक यहाँ पे क्लॉज दिया गया था ऑफ डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस, जो मोतीलाल नेहरू जी थे उनका ये कहना था कि हाँ आप हमको इंडिपेंडेंट कर दीजिए, हाँ आप हमको हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन दे दीजिए, लेकिन आप चाहे तो हम पे खुद पे जो है आप चाहे तो हमें राज कर सकते हैं, यानी कि हम जो है हमें डोमिनेट किया जाएगा बाय ब्रिटिशर्स एट लास्ट। तो इसी चीज़ को जो है डोमिनियन स्टेटस कहा जाता है और यही जो है हमने नेहरू रिपोर्ट में डिमांड किया कि हमें इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और डोमिनियन स्टेटस के साथ आप हमें फ्रीडम दे दीजिए। इस डिमांड के साथ हमारे जो इंडियंस हैं उन्होंने डिमांड किया कि हम आपको 1 साल का जो है टाइम दे रहे हैं। ये 1928 की बात हो रही है, बाय द एंड ऑफ 1928 की बात हो रही है। तो 1929 के एंड तक की आपको समय दिया जा रहा है। किसको समय दिया जा रहा है? ब्रिटिशर्स को समय दिया जा रहा है कि आप हमारी इस डिमांड को जो है पूरी कर लीजिए, इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम पूर्ण स्वराज के लिए खड़े हो जाएंगे और हम जो है पूर्ण स्वराज के लिए प्रोटेस्ट करने लगेंगे जहां पे ये डोमिनेंट स्टेटस का क्लॉज नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़, ये जो स्टोरी है ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के जो हम पॉइंट्स डिटेल में आपको बताएंगे जो हमारी पॉलिटी से रिलेटेड है उसकी कहानी के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 1 साल का समय जो है हमने इन्हें दिया। अब क्या हुआ, हमने सबसे पहले क्या देखा था, मिस्टर एम.एन. रॉय के बारे में 1934 देखा, फिर हमने देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में 1935, फिर थोड़ा सा हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा। अब क्या हुआ, 1 साल का जो है समय पार हो गया। अब समय आ गया दिसंबर 1929। दिसंबर 1929 के आते तक ब्रिटिशर्स ने डोमिनेंट स्टेटस का जो है क्लॉज एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि हम जो है आपकी इस मांग को नहीं पूरी कर सकते, हम आपको जो है फ्रीडम नहीं दे सकते। इसलिए हमारे जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने लाहौर सेशन में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया और इन्होंने जनवरी 26, 1930 को डिक्लेयर कर दिया एज द फर्स्ट इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। और इसी के साथ इन्होंने जो ये सेशन है ये एक्चुअली 31 दिसंबर को हुआ था बिसाइड्स रिवर रावी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस रिवर के साइड में ये जो सेशन है ये हुआ था, तो रिवर रावी हुआ था, रिवर रावी के साइड में हुआ था। और हमने हमारा जो ट्राई कलर का फ्लैग है यानी कि जो हमारा फ्लैग है उसे भी हमने यहाँ पे होइस्ट किया था। देखिए यहाँ पे ये जितने पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लाहौर सेशन था यहाँ पे हमने पूरी तरीके से बोल दिया कि हमको अब जो है पूर्ण स्वराज चाहिए और पूर्ण स्वराज के अंदर हमने सिविल डिसोबीडियंस बोल दिया। और यहाँ पे जो डेट हम देख रहे हैं 26 जनवरी 1930, एक्चुअली 26 जनवरी इसलिए क्योंकि दिसंबर आ गया, फिर हमने बोला कि हाँ भाई अब 26 जनवरी को हम बोल देंगे कि हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं। और यही 26 जनवरी जो है आज की डेट में इसी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो डेट्स हैं, ये जो टॉपिक्स आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने पूर्ण स्वराज की बात की, फिर क्या हुआ कि सीरीज ऑफ ऐसे हमारे सामने ऑफर्स आए फ्रॉम ब्रिटिशर्स जहाँ पे वो हमें बोलने लगे कि आप ऐसा कीजिए, ये वाला ऑफर रख लीजिए, इस तरीके से आप कर लीजिए, लेकिन आप डोमिनेंट स्टेटस को जो है मान लीजिए। ठीक है, तो डोमिनेंट स्टेटस के नाम का क्लॉज देते हुए उन्होंने काफ़ी सारे हमें यहाँ पे जो है ऑफर्स दिए। सबसे पहला ऑफर आया था हमारे पास ब्रिटिशर्स की तरफ से, तो वो था ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। तो इस ऑफर के साथ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था फाइनली इंडिया की डिमांड को कि हाँ आप जो है अब इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, पर यहाँ पे आपको डोमिनेंट स्टेटस को मानना है। तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि जो पहला ऑफर हमें आया था या फिर पहली ऐसी जगह जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मानी थी हमारी बात, इंडिया की डिमांड को एक्सेप्ट किया था, तो वो कौन सा ऑफर था? तो ऑगस्ट ऑफर। इसके बाद सीरीज ऑफ हमारे पास ऑफर्स आए, इसके बाद आया क्रिप्स मिशन, फिर आया वेविल प्लान और फिर लास्ट में हमारे पास आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ऑफ 1946, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे फाइनली एक्सेप्ट किया गया हमारी पूर्ण स्वराज की डिमांड को भी और हमारे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के डिमांड को भी। ओके, तो ये जो कैबिनेट मिशन है ऑफ 1946, इसमें फाइनली हमारे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट किया गया।
देखिए कैबिनेट मिशन जो था हमारा, वो एक्चुअली उसकी कॉम्पोजिशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब कैबिनेट मिशन तो आ गया, सारी तरीके से एक्सेप्टेंस हो गई। अब बात आती है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है और फाइनली हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से फ्रेम करना है। कौन कौन लोग इसे बैठेंगे और कौन कौन लोग जो है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और फाइनली इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आएंगे। तो इसका कॉम्पोजिशन अब हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये जो मैप हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे इंडिया का मैप है बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो ये जो पिंक कलर का हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी प्रिंसली स्टेट्स हैं। प्रिंसली स्टेट्स यानी कि जो राजे रजवाड़े होते हैं वो हुआ करते थे। और जो येलो कलर से हम देख रहे हैं, ये है ब्रिटिश इंडिया। देखिए पूरा इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं था, बल्कि कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो राजाओं के पास में थे और कुछ पार्ट ऐसे थे जो कि डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि कुछ लोग आए जिन्होंने बैठ के हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने और वो फाइनली जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने और फाइनली जाके उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये लोग कहाँ से आए। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिहार को लेते हैं, ठीक है, बिहार में फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि 20 लाख लोग हैं, 20 लाख लोग हैं। तो इस कैबिनेट मिशन में क्या कहा गया कि आप 1 लाख इंसान के अंडर पे आप बोल सकते हैं कि 1 लाख को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक पर्सन को बोल रहे हैं। ओके तो अगर बिहार में 20 लाख लोग हैं तो बिहार से टोटल कितने लोग आएंगे, 20 पीपल आएंगे, 20 लोग आएंगे रिप्रेजेंटिंग बिहार। ये हम जो बात कर रहे हैं ये ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं, यानी कि ये येलो पार्ट वाले की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है कि जो ब्रिटिश इंडिया है, ये जो येलो वाले पार्ट है, वहां से टोटल इसी तरीके के रिप्रेजेंटेशन के साथ टोटल 296 लोग आए। ब्रिटिश इंडिया से 296 पीपल आए। फिर देखिए हम बात करेंगे प्रिंसली स्टेट्स की। तो ये जो राजे रजवाड़े हैं, यहाँ पे क्या हुआ, उनको ये जहाँ के जो राजा थे उन्होंने बोला कि हाँ भाई तुम यहाँ से हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करो, वहाँ पे आप जा सकते हो और वहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो राजे रजवाड़ों की तरफ से या फिर प्रिंसली स्टेट्स की तरफ से टोटल 93 लोग आए। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 389। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो हमारी संविधान की सभा थी, उसमें टोटल कितने लोग थे, टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी। तो कितनी स्ट्रेंथ थी, 389, 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। ये हमने पहला पार्ट देखा कॉम्पोजिशन का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्या ये जो लोग आए थे इन्हें इलेक्ट किया गया था। ऐसे कैसे इन्हें बोल दिया कि भाई बिहार की तरफ से हमारी 1 लाख की तरफ से आप लोग यहाँ से चले जाइए। देखिए प्रिंसली स्टेट्स का तो सीधा लॉजिक ये है कि वहाँ पे राजा हुआ करते थे, अब राजा जो बोलता था वही होता था। तो राजा ने बोला कि हाँ आप जाओगे हमारी तरफ से, तो वही इंसान आ गया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लेकिन ये जो ब्रिटिश इंडिया के जो एरियाज थे वहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके का इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में जो लोग इलेक्शन कर रहे थे या फिर जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये सभी लोग नहीं थे, बल्कि यहाँ पे जो है लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी। लिमिटेड फ्रेंचाइजी कहने का मतलब कुछ लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया था इस इलेक्शन में। ये इलेक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन जाएगा उनके इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये जो लिमिटेड फ्रेंचाइजी है और ये जो राजे रजवाड़े का हम यहाँ पे नॉमिनेशन देख रहे हैं, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पूरी तरीके से इलेक्टेड नहीं थी, ना ही वो पूरी तरीके से नॉमिनेटेड थी, बल्कि थोड़ी सी इलेक्टेड थी और थोड़ी नॉमिनेटेड थी। ये बात आपको समझ में आ रही है, आई बिलीव आपको समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरीके से इलेक्टेड थी, क्या ये पूरी तरीके से नॉमिनेटेड थी, या फिर पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड। तो आपको आंसर क्या लगाना है, सी वाला, थोड़े से इलेक्टेड थे और थोड़े से नॉमिनेटेड थे। ये जो हम यहाँ पे फिगर देख रहे हैं ना 389 का, इसमें टोटल इलेक्टेड या टोटल नॉमिनेटेड नहीं थे, बल्कि थोड़े थोड़े दोनों तरफ से आए थे। और कैसे आए थे वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, सिर्फ इसमें हिंदूज नहीं, सिर्फ इसमें मुस्लिम्स ही नहीं, बल्कि सिख और जनरल पीपल, इन सभी को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। तो ये जो है हमारी पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करती हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अब फाइनली बना दिया गया। ठीक है, तो अब हमने डिस्कस कर लिया कि भाई ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, ये लोग आएंगे। अब यहाँ से जो है हम फाइनल डिस्कशन करेंगे कि कैसे इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, किस किस फेजेस में बनाया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पहली मीटिंग कब हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। यहाँ पे देख रहे हैं कि पहली मीटिंग हुई है 9 दिसंबर 1946 में। ये जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, स्टैटिक फैक्ट से पूछा जाता है कि पहली मीटिंग कब हुई थी संविधान सभा की। तो ये डेट बिल्कुल याद कर लीजिए, 9 दिसंबर 1946। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले प्रेसिडेंट हमारे कौन से थे इस सभा के या फिर इस असेंबली के। तो सच्चिदानंद सिन्हा, मिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो है सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, सबसे एल्डेस्ट मेंबर थे हमारी संविधान की सभा के। इस वजह से जो है फ्रेंच में इस प्रथा को माना जाता है कि जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है उसे आप चूज कर लेते हैं एज दी असेंबलीज प्रेसिडेंट।
तो उस प्रथा के हिसाब से हमने चला और मिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इन्हें चूज किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर और मिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब पहली मीटिंग हो गई, दूसरी मीटिंग हुई 11 दिसंबर को, पहली हुई 9 दिसंबर को। ठीक 2 दिन बाद हमने सेकंड मीटिंग की। सेकंड मीटिंग में डिसाइड किया गया कि राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं ये अब हमारे नए प्रेसिडेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। मिस्टर H.C. मुखर्जी ये होंगे वाइस प्रेसिडेंट और सर B.N. राव ये बनेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर, यानी कि एडवाइस वगैरह देने के लिए कि किस तरीके से क्या होना चाहिए। उसके लिए सेकेंड मीटिंग में ये इन सभी लोगों को जो है डिसाइड किया गया। ओके, तो एक्चुअल हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? रियल प्रेसिडेंट। देखिए ये जो है ये टेम्परेरी बेसिस पे इन्हें चूज किया गया था, लेकिन एक्चुअल हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे मिस्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हम जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात कर रहे हैं, ना कि पार्लियामेंट की। आगे चल के हमको पता है कि मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये हमारे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे, लेकिन अभी हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने सेकेंड मीटिंग देखी। अब फिर से 2 दिन की आड़ में फिर से तीसरी मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर को जब ये मीटिंग हुई तब वहाँ पे जो हमारे काफ़ी फेमस लीडर, काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, देखिए नाम से क्या समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे इस रेजोल्यूशन के अंदर इन्होंने बताया, इन्होंने ऐसी चीज़ों को लिस्ट डाउन किया जिसमें बताना चाहते थे कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस तरीके से दिखेगा कि हाँ हम अपनी तरफ से जो है इलेक्शंस करेंगे, हाँ हम अपनी तरफ से लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करेंगे, हाँ हम लोगों को अपनी तरफ से जो है ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो कहना चाहिए कि एक तरीके का इंट्रोडक्शन हमने तैयार किया, एक तरीके का इंट्रोडक्शन दिया हमने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में। ओके, यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये आगे चल के हमारा प्रियम्बल भी बनेगा। प्रियम्बल हम सभी को पता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसे 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया गया, पर इसे अडॉप्ट किया गया जनवरी 22, 1947 में। तो आई होप आपको समझ में आया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था और किसने इसे जो है इंट्रोड्यूस किया था। तो ये हमने देखा तीसरी मीटिंग में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। अब हम आते हैं 1947 में। अभी तक हम दिसंबर में चल रहे थे 1946 के, अब हम आए 1947 में। तो 1947 में एक एक्ट पास हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में कि ये बंच ऑफ पीपल हैं। ठीक है, लेकिन क्या इन्हें किसी तरीके का पावर दिया गया था कि आप जाइए हमारे लॉ बनाइए, आप जाइए ये कर सकते हैं? तो वो जो चीज़ है वो एक एक्ट आपको पास करवाना पड़ता है कि हाँ आप उनको फॉर्मली और लीगली पावर दे रहे हैं एज अ सोवरेन बॉडी बनने का या फिर लॉ पास करने का। तो उसके लिए जो एक्ट पास किया गया था तो वो था इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के अंदर क्या किया गया? हमारी असेंबली को पूरी तरीके से सोवरेन बॉडी बना दिया गया, यानी कि हमारी जो विधानसभा थी, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, अब वो पूरी तरीके से संप्रभु निकाय बन गई। इसके अलावा ये बनी हमारी इंडिया की लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि वैधानिक निकाय ये बन गई। वैधानिक निकाय बनने का मतलब अब ये हमारी कंट्री के लिए लॉज बना सकेगी, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी लॉ बनाएगी और जो बाकी ऑर्डिनरी लॉ की ज़रूरत है वो भी अब बनाएगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। देखिए अब ऐसी कौन सी बॉडी को हम जानते हैं जो कि सोवरेन है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है और वो लॉ हमारे लिए बना सकती है? तो यस, वो हमारी पार्लियामेंट है। ठीक है, तो यही अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है बाय दिस एक्ट बन गई हमारी इंडिया की पहली पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट की वजह से बनी हमारी पहली पार्लियामेंट। अब जो है हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या क्या फंक्शन किए, कौन कौन लोग इसमें आने वाले हैं, क्या क्या फंक्शंस इन्होंने अभी तक परफॉर्म किए। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, फिर इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, फिर इसके अलावा इन्होंने और क्या क्या चीज़ की ये भी पूछा जाता है। तो इन्होंने हमारी मेंबरशिप को रेटिफाई किया फॉर कॉमनवेल्थ एसोसिएशन। तो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन जो है ये ब्रिटिशर्स की एक एसोसिएशन है जिसकी मेंबरशिप के लिए हमने हामी भरी एज अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसके अलावा हमने नेशनल फ्लैग को भी अडॉप्ट किया जुलाई 22, 1947 में। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग इन दोनों को जो है हमने अडॉप्ट किया 1950 में। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, नेशनल सॉन्ग जो है ये हमारा वंदे मातरम है और नेशनल एंथम हमारा जन गण मन है। ठीक है, तो जन गण मन और ये जो सॉन्ग है ये दोनों को हमने एज अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट किया। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने इलेक्ट किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो किसके द्वारा किया गया और ये जो एक्स्ट्रा फंक्शंस हमने देखे ये सारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हमने यहाँ पे देखे। तो फाइनली हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई और उन्होंने काफ़ी सारे सेशंस, करीब 11 सेशंस की बैठक के बाद
करीब 2 साल की मेहनत, 11 महीने और 18 दिन काम करने के बाद जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, ये हमारी करीब 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसमें करीब 64 लाख की जो है लागत लगी, 64 लाख की जो है एक्सपेंडिचर लगा हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है, तो ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, उन्होंने फाइनली आफ्टर 11 सेशंस 2 years 11 months एंड 12 days, यानी कि अप्रॉक्स आप कह सकते हैं 3 years का जो है टाइम लिया, 3 सालों का टाइम लिया, 3 साल का टाइम लिया टू मेक दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इस डेट को आपको याद रखना है तो आप याद कर सकते हैं 3 years minus 12 days, तो हमारे कितने आ जाएंगे 2 years 11 months और 18 days। ठीक है, ये जो टाइम फ्रेम है ये पूछा जाता है, इसलिए आपसे जो है बार बार इसके बारे में बोला जा रहा है। ओके, तो फाइनली हमारा अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया बाय दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो 1951 से 52 में जो है हमारे इंडिया के पहले जनरल इलेक्शन हुए थे। ये डेट और ये जो टाइम है ये भी हमको याद रखना है। अब इसके बाद जो है हमें थोड़ा सा यहाँ पे और डिस्कशन करना बाकी है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये बन तो गई, लेकिन इसमें या फिर ये जो संविधान है ये तो बन तो गया, लेकिन इसमें कौन कौन लोग थे जो कि इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था और कौन सी कमिटीज़ बैठी थी। तो ये जो पार्ट हम यहाँ देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि यूनियन पावर कमेटी के हेड कौन थे, तो पता होना चाहिए आपको मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी इसके भी हेड थे, ये तीनों के ये हेड थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ये थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी इसके थे मिस्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको बिल्कुल याद रख लेना है, ये जो कमिटीज़ यहाँ पे दी जा रही है बिल्कुल आपको याद रखना है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कमिटीज़ देख ली। अब हम देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसे किस तरीके से लागू किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अब इसे लीगली किस प्रोसेस के थ्रू जो है लाया गया। देखिए, काफ़ी सारे जो है ड्राफ्ट्स बनाए गए थे कि हाँ ये पहला ड्राफ्ट होगा, दूसरा ड्राफ्ट होगा। जो फाइनल ड्राफ्ट हमारा बना कॉन्स्टिट्यूशन का उसे पास किया गया नवंबर 26, 1949 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, नवंबर 26, 1949 में हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लीगली सब लोगों के थ्रू जो है इसे पास किया गया। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी तब टोटल 389 मेंबर्स थे, पर क्योंकि मुस्लिम लीग ने कुछ समय पहले जो है यहाँ से अपने आप को हटा दिया था, इस वजह से टोटल मेंबर्स कितने थे 299 हो गए थे। और 299 मेंबर्स में से टोटल अभी जो है 284 लोग प्रेजेंट थे ड्यूरिंग दिस पासिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस फाइनल ड्राफ्ट। तो कहना चाहिए कि 284 लोगों ने मिलकर इस फाइनल ड्राफ्ट को पास किया था। अब जब ये ड्राफ्ट पास हो गया तब हम कह सकते हैं कि हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अडॉप्ट किया ऑन नवंबर 26, 1949। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जानना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने किस दिन अपनाया या फिर किस दिन अडॉप्ट किया। तो ये जो डेट है बार बार आई एम स्पेसिफाइंग कि ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने इस दिन इसे अडॉप्ट किया है, इसलिए 26 नवंबर को जो है हम हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं ऑन एवरी 26 ऑफ नवंबर, ये हम मनाते हैं। तो अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे पास एक प्रियम्बल था हमारा जो कि हमें पता है एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा टोटल 396 आर्टिकल्स 395 आर्टिकल्स थे। शुरुआती की बात हम कर रहे हैं जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया था, और इसमें टोटल 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है कि टोटल कितने आर्टिकल्स थे उस वक्त में या टोटल कितने शेड्यूल्स थे, तो ये आपको पता होना चाहिए 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। जब हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था तब की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगेन आई विल टेल यू कि हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है नवंबर 26, 1949 को, ना कि 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी को हम मनाते हैं एज इंडिपेंडेंस डे। वो आप सभी को पता है कि इंडिपेंडेंस डे हम क्यों मनाते हैं। ठीक है, उसकी स्टोरी हमने डिस्कस की, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने जो है अडॉप्ट किया था 26 नवंबर को। ओके, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल। देखिए, हमें पता है कि हमने इसे 26 नवंबर को जो है अडॉप्ट किया है, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि हमें पता है कि 26 जनवरी की जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी हमारे लिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हम इसी दिन को जो है अपना इंडिपेंडेंस डे मानेंगे। इसलिए क्या हुआ कि हमने अडॉप्ट तो कर लिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने बोला कि आज से ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और इसे हमने मान लिया। लेकिन जो है उस टाइम क्या किया, हमने कुछ ही आर्टिकल्स को एनफोर्स किया, यानी कि सिर्फ कुछ आर्टिकल्स को हमने जो है लागू किया, लेकिन बाकी पूरे जो आर्टिकल्स थे उन सभी को हमने एनफोर्स किया ऑन 26 जनवरी 1950।
ठीक है, तो आई बिलीव आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे सिर्फ इसे अपनाया है, अडॉप्ट किया है 26 नवंबर को, लेकिन पूरी तरीके से इसे एनफोर्स किया गया था जनवरी 26 में, क्योंकि इस डेट की इंपॉर्टेंस हम सभी को पता है। ठीक है, तो ये जो है हमने सारा इनैक्टमेंट का प्रोसीजर देख लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन, एवरीथिंग हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे एक पॉइंट हमारा रह गया है डिस्कस करने का कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो है पिता के नाम से जाने जाते हैं। एंड ही वॉज ऑल्सो दी हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, ये आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कमिटी के भी हेड थे। ठीक है, तो इन्होंने हमारा जो संविधान है उसे बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है इनकी मदद से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इस वजह से इन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ओके, तो ये जो है हमने अब फाइनली हमारा डिस्कशन कंप्लीट किया ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ओके, तो आई बिलीव आपको ये सारा सेशन यहाँ पे अब समझ आ गया है। ठीक है, अब हम जो है जैसे कि मैंने कहा था एक Q&A सेशन हम करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए, काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, पर अगर आप उसे अब रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो आपसे क्या होगा कि ये चीज़ याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो एक बार इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिससे थोड़ी सी मेमोरी हमारी जॉग हो जाए। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इन विच ईयर आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड एंड बाय हुम। तो किस साल को इसे जो है किस साल इस आइडिया को लाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, तो क्या साल था 1934 का, और किसके द्वारा, M.N. रॉय के द्वारा। देखिए, आई विल सजेस्ट कि आप एक पेपर पेन ले लीजिए, वहाँ पे आप मार्क कर लीजिए कि हमारा पहला क्वेश्चन सही था, दूसरा क्वेश्चन सही था, कौन से क्वेश्चन आपके सही होते हैं, मेक श्योर यू नो दैट। एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप देखिए आपका स्कोर कितना होता है, और आपके स्कोर को जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन डिड INC फर्स्ट ऑफिशियली डिमांड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1935 में पहली बार कहा कि हम जो है ऑफिशियली डिमांड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। तीसरा सवाल है कि अंडर विच मिशन इंडियाज इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिमांड वाज मेट। तो किस मिशन के अंदर हमारी जो है डिमांड को पूरी तरीके से माना गया था, तो क्या था वो, कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन आपको याद रखना है, इसके अंदर हमारी डिमांड्स को माना गया था। नेक्स्ट इसकी व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, टोटल कितने लोग थे, तो 389 जो है स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। नेक्स्ट इज कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हेड कौन थे, तो वो थे मिस्टर सच्चिदानंद दास। ये टेम्पररी बेसिस में थे, और परमानेंट बेसिस में कौन थे, तो वो थे मिस्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑलराइट, नेक्स्ट इज की हु हेडेड द यूनियन पावर्स कमिटी। यूनियन पावर्स कमिटी किसने हेड की थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है इस कमिटी को हेड किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट सवाल हमारे आज का सेशन का है कि हु इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो ये हमने अभी डिस्कस किया था कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को हम कहते हैं एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आई बिलीव आप सभी ने अच्छा स्कोर किया है इस Q&A के सेशन में। आपका स्कोर जो भी है ज़रूर हमें जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आप अगली बार और अच्छे से इंप्रूव कर सकें। सो विद दैट इट्स अ रैप फॉर टुडेज सेशन। आज हमने काफ़ी सारे जो है क्वेश्चंस डिस्कस किए, काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस किए रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको लगता है कि आज आपने कुछ सीखा, आज आपने जो है काफ़ी अच्छी टॉपिक को डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम में बेनिफिशियल होगा, तो अगर आपको लगता है कि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा तो ज़रूर इस सेशन को जो है लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ से बेनिफिट कर सकें। ऑल्सो इफ यू आर विजिटिंग आवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो आई रियली होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर हमें जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल्सो अगर आप और कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइए। So on that note, I will take a leave, and now I shall see you in the next one.